जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दो जानकारियां लेकर आया हूं। कौन सी दो जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा डीएडीआर के एरियर के बारे में। स्पर्श की तरफ से कल जो आपको डीएडीआर का एरियर दिया गया, अब उसमें से काफी पेंशनर्स मेरे पास कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि स्पर्श ने हमें कम एरियर दिया 4 महीने का, 2 से 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए कम दिए हैं स्पर्श ने। अब दोस्तों, इसका कारण क्या है, स्पर्श ने क्या गलत किया, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा और फिर आप इस गलती को कैसे सुधार सकते हैं। क्या जो आपको कम एरियर मिला 2 से 3 रुपए, 4 रुपए, क्या आपको वो वापस दिए जा सकते हैं स्पर्श की तरफ से, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से आप शिकायत डाल सकते हैं बचे हुए एरियर को लेने के लिए। इसकी पूरी जानकारी आगे दूंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने जारी किया नोटिस 6 मई को। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्रालय के लिए या फिर रेल मंत्रालय के लिए एक नोटिस जारी करा है 8वें वेतन आयोग ने। जैसा आपको पता है, इन दिनों 8वां वेतन आयोग तमाम संगठनों के साथ मीटिंग कर रहा है 8CPC पे। तमाम सुझाव लिए जा रहे हैं संगठनों से। तो दोस्तों, इसी पर एक लेटर जारी करा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए या फिर उनके संगठनों के लिए या फिर रेल मंत्रालय के लिए। क्या है पूरा लेटर, क्या है नोटिस, आगे समझाऊंगा विस्तार से। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, 7वें वेतन आयोग में भी अधिकारियों ने, जो डिफेंस फोर्स के अधिकारी हैं, जेसीओ जवान है, उन्होंने भी 7वें वेतन आयोग के साथ मीटिंग करी थी जब पहले 7वां वेतन आयोग लागू हो रहा था। लेकिन मीटिंग करने के बाद भी अधिकारियों की मांगों को मान लिया गया और जेसीओ की मांगों को नहीं माना गया। तो दोस्तों, क्या 8वें वेतन आयोग में भी यही होगा, इसकी भी जानकारी आगे दूंगा। तो दोस्तों, बस यही कुछ जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देखते हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 30% या फिर 32%, और कितनों ने किया है? 60% से ऊपर। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको तुरंत मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियों में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा डीएडीआर के एरियर के बारे में। जैसा आपको पता है, कल से स्पर्श के द्वारा आपको एरियर दिया गया 4 महीने का, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का। अब दोस्तों, काफी पेंशनर्स को बिल्कुल सही एरियर मिला, जितना उनका बनता है 4 महीने का, बिल्कुल ठीक मिला। लेकिन कुछ पेंशनर्स उसमें से ऐसे हैं जिनको कम एरियर दिया गया, यानी जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। 2 से 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए उनको कम मिले। जैसे कि दोस्तों, एक पेंशनर है जिन्होंने मुझे मैसेज किया, जिनकी बेसिक पेंशन थी 21,488। अब इन्होंने कहा कि सर, मुझे टोटल एरियर मिला 1716 रुपए, बल्कि मिलना चाहिए था 1720 रुपए। अब सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि स्पर्श ने गलती क्या करी। स्पर्श ने क्या किया, उनके सॉफ्टवेयर ने क्या किया कि जो आपकी फिगर आती है डीएडीआर की, एरियर की निकालने की, उसको राउंड ऑफ नहीं किया। जैसे कि इनकी बेसिक है 21,488, 21,488। अब इसका इन्होंने किया 2%, क्योंकि सरकार ने आपका 2% डीएडीआर बढ़ाया था, 58% से बढ़कर 60% हो गया था। तो 21,488 का किया 2%, तो ये आया 429.76। अब दोस्तों, स्पर्श ने इसको राउंड ऑफ नहीं किया, यानी इसे 430 रुपए लेने चाहिए थे, लेकिन स्पर्श ने क्या किया, 429 लिया और 429 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 महीने से। तो दोस्तों, तब इनको एरियर पे हो गया 1716 रुपए। स्पर्श को क्या करना था, जो फिगर आई थी 429.76, इसको राउंड ऑफ करना था 430 में। तो 430 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 से, तो ये आएगा 1720 रुपए। तो दोस्तों, इनका नुकसान कर दिया 4 रुपए का। ऐसे दूसरे पेंशनर्स हैं, उनको 3 रुपए का नुकसान किया। ऐसे किसी को 2 रुपए का नुकसान किया, किसी को 1 रुपए का नुकसान किया, किसी को 5 रुपए का नुकसान हुआ। तो दोस्तों, ऐसी कितने डिफेंस पेंशनर्स हैं?
बहुत से डिफेंस पेंशनर्स हैं। तो दोस्तों ये छोटा छोटा पैसा लाखों में बन गया, करोड़ों में बन गया, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान आपके साथ हुआ होगा। ये सारा पैसा भारत सरकार के पास गया। तो दोस्तों इस तरीके से स्पर्श ने ये गलती करी है। अब किस तरीके से आप इसे सुधरवा सकते हैं? सीपी ग्राम में डाल के, जी हाँ दोस्तों, सीपी ग्राम में आप कंप्लेंट डालें और लिखें कि जो डीआर का ऑर्डर आया था पेंशन मंत्रालय का, उसमें साफ लिखा हुआ था कि राउंड ऑफ किया जाएगा, जो नेक्स्ट हायर रुपी होगी वो ली जाएगी और राउंड ऑफ करके आपको एरियर दिया जाएगा। तो दोस्तों जो पेंशन मंत्रालय का आदेश है डीएनएस रिलीफ का, वो आदेश आप लगा सकते हैं और शिकायत डालिए, तो आपका जो बचा हुआ पैसा है 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए वो भी आपको मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दोस्तों इस बार की बात नहीं है, हर एक साल ऐसे ही करता है स्पर्श, बल्कि इस मामले में सीपीपीसी बैंक ठीक है, वो सही तरीके से एरियर कैलकुलेट करता है, लेकिन स्पर्श के सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं गलती है। जी हाँ दोस्तों, वो राउंड ऑफ नहीं कर पाता स्पर्श का सॉफ्टवेयर। तो इस तरीके से हर एक पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स को नुकसान हुआ होगा एरियर का, 2 से 3 रुपए 4 रुपए कम आए होंगे, बाकी जो दूसरे पेंशनर्स हैं उनको ठीक मिला होगा। तो इस तरीके से आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाल दीजिए, जो डीआर का ऑर्डर है पेंशन मंत्रालय का वो ऑर्डर लगा दीजिए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं फिर आपके साथ न्याय होगा और आपको बचा कुचा पैसा भी दिया जा सकता है या फिर अगली पेंशन में एडजस्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको दी है, तो जरा एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए, क्या आपको कम मिला एरियर 2 से 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए? अगर कम मिला है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने जारी किया 6 मई को एक नोटिस। जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी लगातार संगठनों के साथ मीटिंग कर रहा है, आपसे सुझाव ले रहा है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है पहले 8वें वेतन आयोग के द्वारा जेसीएम के साथ मीटिंग करी गई नई दिल्ली में। अब दोस्तों नई दिल्ली में 8वां वेतन आयोग रक्षा मंत्रालय के साथ और रेल मंत्रालय के साथ मीटिंग करेगा। जो उनके संगठन है, कर्मचारी संगठन है, पेंशनर संगठन है, बड़े बड़े संगठन है, उनके साथ 8वां वेतन आयोग मीटिंग करेगा। और दोस्तों इसी पर एक नोटिस जारी करा है 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा दिल्ली में स्थित रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय के संस्थानों, संगठनों, दिल्ली में पंजीकृत रक्षा बलों, जी हाँ दोस्तों, जो डिफेंस फोर्स के संगठन हो गए या फिर कर्मचारी संगठन हो गए, पूर्व सैनिक के संगठन हो गए, वो भी दोस्तों मीटिंग कर सकते हैं 8वें वेतन आयोग के साथ। तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और रेल मंत्रालय के जो संस्थान है, संगठन है, उनके साथ दिल्ली में 8वां वेतन आयोग मीटिंग करेगा। और दोस्तों ये मीटिंग कब होनी है? 13 और 14 मई 2026 को, यानी बुधवार को और गुरुवार को। लेकिन दोस्तों इस मीटिंग से पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक कराना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने एक वेबसाइट दी है, तो इस वेबसाइट पे 10 मई तक आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। तब दोस्तों आप 13 और 14 मई को मीटिंग कर सकते हैं डायरेक्ट वेतन आयोग के साथ। तो दोस्तों इसमें एक वेबसाइट भी दी है, एक लिंक भी दी है, जहां पर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं 10 मई तक। 10 मई तक आपको अपने नाम देने हैं, तब दोस्तों आप इनके साथ ये मीटिंग कर सकते हैं और अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके साथ ही ज्ञापन प्रस्तुत करने के बाद प्राप्त विशिष्ट मेमो आईडी भी संलग्न करें। जी हाँ दोस्तों, आप मीटिंग तो करे थे इनके साथ, मीटिंग तो करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने 8 सीपीसी का ज्ञापन 8 सीपीसी की वेबसाइट पे दिया है तो दोस्तों आपकी मेमो आईडी जनरेट होगी। तो दोस्तों वो मेमो आईडी भी आपको लिखनी है जब आप इनके साथ अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। बैठक के स्थान और समय की जानकारी बाद में दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बैठक, मीटिंग का स्थान और समय की जानकारी आपको बाद में दे दी जाएगी 8वें वेतन आयोग की तरफ से आपकी मेल पर। आयोग दिल्ली में और भी बैठकें आयोजित करेगा, जिनकी जानकारी आयोग की वेबसाइट पे अपडेट की जाएगी। तो दोस्तों ये पूरा मीटिंग का शेड्यूल है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए और रेल मंत्रालय के लिए। अब दोस्तों इसी पर मैं आपको छोटी सी जानकारी और दूंगा। दोस्तों जो पूर्व सैनिक संगठन हो गए, जो पेंशन की अच्छी जानकारी रखते हैं, जिनको पता है जेसीओआर की क्या विसंगतियां हैं पेंशन में, चाहे वो 6ठे वेतन आयोग से चल रही हो, 7वें वेतन आयोग से चली हो, तो दोस्तों आप जो आपकी विसंगतियां हैं वो आप सही से डिस्क्राइब करेंगे 8वें वेतन आयोग के साथ। तो दोस्तों 8वां वेतन आयोग आपको बिल्कुल सही मौका दे रहा है। जब दोस्तों आप इनके साथ मीटिंग करेंगे 13 तारीख को, 14 तारीख को, मैं बात कर रहा हूं पूर्व सैनिकों की, जवानों की, जिनकी पे पेंशन में विसंगति है, तो उनका भी कोई ना कोई संगठन होगा जो इन सब बातों को जानता होगा। तो दोस्तों 13-14 मई को जब आप इनके साथ मीटिंग करेंगे तो जितने भी पॉइंट हैं, जितनी भी विसंगतियां हैं,
वो आप इनके सामने रखेंगे। सारी चीजें बताएंगे वेतन आयोग को कि हमारी ये प्रॉब्लम चल रही है बहुत पहले से, 7 सीपीसी में ये प्रॉब्लम थी, एक्स ग्रुप की ये विसंगतियां थी, जेसीओस की पेंशन माइनस में चली गई, पीएमआर को ओआरओपी नहीं दी जा रही, पेंशन माइनस में जा रही है, 7 सीपीसी में जो जेसीओज आए उनकी पेंशन कम हो गई, बेसिक बहुत कम है, मिलिट्री सर्विस पे में बहुत सी दिक्कतें हैं, रिस्क अलाउंस यहाँ पे जेसीओ ओआर को ज्यादा मिलना चाहिए, मिलिट्री सर्विस पे ज्यादा मिलनी चाहिए। यानी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी डिमांड्स हैं, वो आप वेतन आयोग को रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये बहुत बड़ा मौका है खासकर की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास कि वो आपकी सारी प्रॉब्लम को रखे वेतन आयोग के सामने, ताकि आगे चलकर सबसे पहले जितनी भी प्रॉब्लम्स हो वो 8 सीपीसी में ना हो, आपको बिल्कुल सही तरीके से 8वां वेतन आयोग का फायदा दिया जाए, बिना विसंगतियां वाला, एक भी विसंगति शामिल ना हो। तो दोस्तों ये मैंने आपको इसकी कहानी बताई कि जो भी पूर्व सैनिक संगठन है वो सही तरीके से अपनी मांगे रखे 13 और 14 मई को वेतन आयोग के सामने, जब वेतन आयोग आपके साथ मीटिंग करेगा। अब दोस्तों ठीक इसी तरीके से 7 सीपीसी में भी हुआ था। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत जबरदस्त जानकारी देने वाला हूं और ये जानकारी है 7 सीपीसी की। 7 सीपीसी में भी अधिकारियों ने, कुछ संगठनों ने वेतन आयोग के साथ मीटिंग करी थी, अपने कुछ मुद्दे रखे थे। लेकिन दोस्तों आपके कुछ मुद्दे सुने गए और कुछ मुद्दे नहीं सुने गए 7वें वेतन आयोग के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, 7वें वेतन आयोग में वेतन आयोग के साथ रक्षा अधिकारियों से मीटिंग करी गई थी। जी हाँ दोस्तों, कुछ सुझाव दिए गए थे अधिकारियों द्वारा, जिसमें से आयोग के द्वारा अधिकारियों के सुझाव तो मान लिए गए, लेकिन जवानों जैसे उसके सुझाव नहीं माने गए, जिससे सीधा नुकसान हो गया हमारे जवानों को, जेसीओस को। ये मैं 7वें वेतन आयोग की थोड़ी सी कहानी आपको बता रहा हूं। अब दोस्तों कुछ और भी चीजें मैं आपको समझा देता हूं कि 7वें वेतन आयोग में अधिकारियों ने क्या डिमांड्स रखी थी 7वें वेतन आयोग के सामने, और फिर 7वें वेतन आयोग ने कौन सी डिमांड आपकी मानी। अब दोस्तों यहां पे देखिए, 7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने के दौरान रक्षा अधिकारियों और सशस्त्र बलों के प्रतिनिधियों के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकें की थी। जी हाँ दोस्तों, 7 सीपीसी में भी कई अधिकारियों ने मीटिंग करी थी 7वें वेतन आयोग के साथ। आयोग ने हितधारकों, स्टेक होल्डर के साथ विस्तृत परामर्श के बाद अपनी सिफारिशें सौंपी। जी हाँ दोस्तों, जब अधिकारियों के साथ पूरी मीटिंग खत्म हो गई, तब दोस्तों 7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी सरकार को। अब दोस्तों जो अधिकारी थे उन्होंने भी अपनी प्रॉब्लम रखी थी 7 सीपीसी में कि हमारी ये प्रॉब्लम है। तो दोस्तों यहां पर सेना के तीनों प्रमुखों ने कुछ विसंगतियों पर भी चिंता जताई थी। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों जो पूर्व सैनिक संगठन है उनका काम है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बताना कि हमारी ये प्रॉब्लम है। जी हाँ दोस्तों, तभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपनी प्रॉब्लम्स, आपकी प्रॉब्लम रखेगी वेतन आयोग के सामने। जब तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ही पता नहीं होगा, जब तक दोस्तों वो आपकी क्या मांगे रखेगी। तो सबसे पहले पूर्व सैनिकों का यह फर्ज बनता है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने रखी जाए। अब दोस्तों 7वें वेतन आयोग में क्या हुआ, जरा आप ये समझ लीजिए। रक्षा अधिकारियों और सैन्य बलों द्वारा रखे गए मुख्य सुझाव और मांगे। जी हाँ दोस्तों, 7 सीपीसी में भी अधिकारियों ने सबसे पहले अपनी मांगे रखी, प्रॉब्लम्स रखी कि हाँ ये प्रॉब्लम्स है। अब दोस्तों उसके बाद सुझाव क्या दिए थे अधिकारियों ने, ये भी मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला मुद्दा रखा था अधिकारियों ने 7वें वेतन आयोग के सामने एनएफयू का। जी हाँ दोस्तों, नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन का। रक्षा अधिकारियों की यह प्रमुख मांग थी कि उन्हें भी आईएएस और अन्य ग्रुप ए नागरिक सेवाओं की तरह एनएफयू का लाभ दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पता आपको कि अधिकारी अभी भी यही मांग रहे हैं कि एनएफयू दिया जाए। इसमें पद खाली ना होने पर भी एक निश्चित समय के बाद अगले उच्च ग्रेड का वेतन मिलता है। तो अधिकारियों ने सबसे पहले यह डिमांड रखी। फिर रैंक पैरिटी, सैन्य अधिकारियों ने नागरिक और पुलिस सेवाओं के साथ अपनी रैंक और वेतन की ऐतिहासिक बराबरी को बनाए रखने की मांग करी थी। जी हां दोस्तों, अधिकारियों ने 7वें वेतन आयोग के सामने रैंक पैरिटी की मांग रखी कि सैन्य अधिकारियों ने नागरिक और पुलिस सेवाओं के साथ अपनी रैंक और वेतन की ऐतिहासिक बराबरी को बनाए रखने की मांग करी थी कि उनके समान हमारा वेतन होना चाहिए। फिर एक और इन्होंने मांग रखी मिलिट्री सर्विस पे की। जी हां दोस्तों, जोखिम और कठिन परिस्थितियों को देखते हुए रक्षा कर्मियों के लिए अलग से मिलिट्री सर्विस पे की मांग करी गई अधिकारियों के लिए। आयोग ने इसे स्वीकार किया, वेतन आयोग ने इसे स्वीकार किया और अधिकारियों के लिए इसे 15,500 तय किया।
तो दोस्तों अधिकारियों को 15,500 दी गई मिलिट्री सर्विस पे, बाकी जेसीओ को ओआर के लिए 5,200। तो दोस्तों मिलिट्री सर्विस पे बढ़ाने के लिए यह मांग रखनी पड़ेगी 8वें वेतन आयोग के सामने कि जेसीओ ओआर को 20,000, 30,000, 15,500 मिलिट्री सर्विस पे चाहिए। यह प्रॉब्लम है, वेतन आयोग को बताना पड़ेगा कि रिस्क किसका सबसे ज्यादा है। रिस्क सबसे ज्यादा जेसीओ ओआर का है, तो उनको मिलिट्री सर्विस पे सबसे ज्यादा मिलनी चाहिए। यह बताना पड़ेगा, तब कुछ वेतन आयोग कुछ कर सकेगा। जब तक उन्हें पता नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर 7 सीपीसी में भी अधिकारियों ने यह डिमांड करी थी कि मिलिट्री सर्विस पे को बढ़ाया जाए। फिर दोस्तों पेंशन विसंगतियां, सेवा में रहते हुए समय से पहले रिटायर होने वाले सैन्य कर्मियों के लिए पेंशन के बेहतर फॉर्मूले और ओआरओपी के साथ तालमेल बिठाने का सुझाव दिया था। जी हां दोस्तों, फिर अधिकारियों ने पेंशन विसंगतियों के बारे में बताया 7वें वेतन आयोग को कि ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये प्रॉब्लम है पेंशन में। तो दोस्तों यहां पर फिर जो वेतन आयोग है, 7वां वेतन आयोग है, उन्होंने फिर सुझाव दिया कि हम इसको ठीक कर देंगे। तो इस वजह से दोस्तों पे मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा अधिकारियों को फिटनेस फैक्टर दिया गया 2.81 या फिर 2.79 और ओआर जेसीओस को 2.57 दिया गया पे मैट्रिक्स में। मैं पे मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, पेंशन पे तो सबको एक ही दिया गया 2.57, लेकिन पे मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा अधिकारियों को फिटनेस फैक्टर दिया गया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी पेंशन विसंगतियों को लेकर भी वेतन आयोग के साथ मीटिंग करते रहते हैं, जैसे कि 7 सीपीसी में हुआ। तो दोस्तों ठीक इसी तरीके से अब 8वें वेतन आयोग में भी हो सकता है। फिर दोस्तों दिव्यांगता पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, सेना ने विकलांगता पेंशन के लिए पुराने प्रतिशत आधारित सिस्टम को ही जारी रखने का सुझाव दिया था। जी हां दोस्तों, दिव्यांगता पेंशन पे, डिसेबिलिटी पेंशन पे सेना ने विकलांगता पेंशन के लिए पुराने प्रतिशत आधारित सिस्टम को ही जारी रखने का सुझाव दिया, जिसके बाद में सरकार ने उसे मान लिया था। जी हां दोस्तों, कुछ मांगे अधिकारियों की मान ली गई थी सरकार के द्वारा, लेकिन कुछ मांगे नहीं मानी गई थी। जेसीओआर की तो कोई भी बात सरकार ने नहीं मानी। फिर अलाउंसेस और भत्ते, सियाचिन जैसे दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती के लिए रिस्क और हार्डशिप अलाउंस को नागरिक सेवाओं के मुकाबले अधिक रखने का प्रस्ताव दिया गया था। जी हां दोस्तों, जो अलाउंसेस हैं, भत्ते हैं, सीएचएन अलाउंस है, उसको भी बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। तो दोस्तों यहां पर वेतन आयोग ने कुछ अलाउंस बढ़ा दिए थे, लेकिन कुछ नहीं बढ़ाए थे। तो दोस्तों इस तरीके से ये कहानी थी 7वें वेतन आयोग की कि किस तरीके से अधिकारियों ने अपनी डिमांड्स रखी थी 7वें वेतन आयोग के सामने। अब दोस्तों इस बैठक का परिणाम क्या हुआ, जो ये मीटिंग हुई थी अधिकारियों की या फिर संगठनों की 7वें वेतन आयोग के साथ, अब इसका परिणाम क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकला। आयोग ने इन सुझावों के आधार पर रक्षा बलों के लिए एक अलग से पे मैट्रिक्स की सिफारिश की। जी हां दोस्तों, रक्षा बलों के लिए, डिफेंस फोर्स के लिए एक अलग से पे मैट्रिक्स बनाई 7वें वेतन आयोग ने, जो उनके रैंक स्ट्रक्चर और सेवा की विशिष्ट स्थितियों को ध्यान में रखता है। हालांकि एनएफयू जैसी कुछ मांगों को आयोग ने स्वीकार नहीं किया था। जैसे कि दोस्तों अब भी अधिकारी एनएफयू के लिए लड़ते रहते हैं कि एनएफयू दीजिए, एनएफयू दीजिए, जिसके कारण बाद में रक्षा मंत्रालय और तीनों सेना प्रमुखों ने सरकार के समक्ष दोबारा अपनी बात रखी थी। जी हां दोस्तों, 7वें वेतन आयोग ने भी पूरी बात नहीं मानी थी अधिकारियों की या फिर जवानों की, जेसीओस की। जवानों जेसीओस की तो कोई भी बात नहीं मानी, उल्टा बहुत सारी विसंगतियां दे दी 7वें वेतन आयोग में, जैसे कि आप पे मैट्रिक्स में देखते हैं, नोशनल पे में देखते हैं, मिलिट्री सर्विस पे में देखते हैं, या फिर जेसीओस की पेंशन कम हो गई, या फिर पीएमआर को ओआरओपी नहीं दी गई, जो रिजर्विस्ट हैं उनको ओआरओपी नहीं दी जा रही, जो रिजर्विस्ट हैं उनकी पेंशन कम है। तो दोस्तों बहुत सी प्रॉब्लम 7 सीपीसी में। तो दोस्तों ये बताया इन्होंने कि कौन सी डिमांड्स मानी गई थी, कौन सी डिमांड नहीं मानी गई थी। अधिकारियों को भी ज्यादा डिमांड्स नहीं मानी गई थी, कुछ डिमांड्स उनकी पूरी हो गई थी। अब दोस्तों ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी में भी हो सकता है। तो दोस्तों ये अच्छा मौका है, ये आपके पास अच्छा मौका है कि वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग 13 और 14 मई को आपके साथ मीटिंग कर रहा है, खासकर की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ या फिर रेल मंत्रालय के साथ। तो दोस्तों पूर्व सैनिकों को, जो बड़े बड़े संगठन हैं जिनको प्रॉपर नॉलेज है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम वेतन आयोग के पास रखी जाए, और वो भी 13 और 14 मई को, ताकि 8वें वेतन आयोग में जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ना उठ पाए। बिल्कुल साफ सुथरा 8वां वेतन आयोग हमारे पूर्व सैनिकों को दिया जा सके। तो दोस्तों ये सब चीजें मैंने आपको समझाई है। तो दोस्तों 13 और 14 तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूर्व सैनिकों के संगठनों के लिए या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए। जब तक पूर्व सैनिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को नहीं बताएंगे, जब तक रक्षा मंत्रालय को जानकारी नहीं होगी,
जब तक रक्षा मंत्रालय अपनी बात नहीं रख पाएगा वेतन आयोग के सामने, क्योंकि वेतन आयोग को समझाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तभी दोस्तों वो कुछ कर पाएगा पूर्व सैनिकों के लिए या फिर जवानों के लिए। नहीं तो वही विसंगतियां आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी 8वें वेतन आयोग में। फिर से वही संगतियां, फिर से वही प्रॉब्लम 8 सीपीसी में देखने को मिलेंगी अगर वेतन आयोग इन विसंगतियों को दूर नहीं करता, या फिर अगर आप सही से समझा नहीं पाते वेतन आयोग को। 7 सीपीसी में भी ऐसा हुआ था, जेसीओ जवान सही तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब नहीं कर पाए 7वें वेतन आयोग में, जिस वजह से 7वां वेतन आयोग जब मिला तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो सही से समझाना बहुत ही जरूरी है वेतन आयोग को, चाहे वो 7वां वेतन आयोग हो चाहे वो 8वां वेतन आयोग हो, ताकि प्रॉपर नॉलेज लेकर 8वां वेतन आयोग इन विसंगतियों को दूर कर पाए और फिर आपको सब कुछ सही तरीके से मिल पाए 8वें वेतन आयोग में। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको बताई मीटिंग के संबंध में। तो दोस्तों ऐसी जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी, तो इसी तरह चैनल पे बने रहिए। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों आप अपने नाम, अपने संगठन का नाम, सब कुछ अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए 10 मई 2026 तक, और अपनी प्रॉब्लम्स वेतन आयोग को जरूर बताएगा। वेतन आयोग को अगर आप सही से समझाते हैं तो फिर दोस्तों वेतन आयोग तभी कुछ कर पाएगा आपके लिए। तो दोस्तों वेतन आयोग आपको अच्छा मौका दे रहा है, 13 और 14 मई को आपसे बातचीत करेगा, आपके मुद्दों पे आपसे सुझाव लेगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है, आई होप सारी जानकारियां समझ होंगे। तो वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।